चैप्टर 91 चैप्टर 37 टाइम ट्रैवल मैकेनिज्म का बग। प्रॉब्लम क्या है? मू यू सिंह ने लिन सू को क्यूरियस नज़रों से देखा। फाइनल स्टार्ट होने वाला है और तुम इस टाइम पे हिप्नोसिस स्किल वाला पेट बीस्ट क्यों मास्टर करना चाहते हो? बात ऐसी है, लिन सू ने हल्की सी खांसी ली। दिमाग तेज चलाते हुए तुरंत एक रीज़न बना लिया। जब मैं ज़्यादा प्रेशर फील करता हूँ तो मुझे थोड़ी देर के लिए सो जाना पसंद है ताकि स्ट्रेस कम हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पेट बीस्ट के हिप्नोसिस से 10 मिनट सो जाऊं ताकि फाइनल के टाइम कंडीशन बेस्ट रहे। समझ गया, मू यू सिंह ने नॉड किया। हर इंसान का स्ट्रेस रिलीफ करने का अपना तरीका होता है। मू यू सिंह ने पहले कभी लिन सू का ये मेथड नहीं सुना था, लेकिन समझ सकता था। मेरे पास तो नहीं है। मू यू सिंह ने पास खड़े एक और बीस्ट टेमर की तरफ देखा, लेकिन ज़ैंगरैन के पास है। वो वू यूनान सिटी बीस्ट टेमिंग यूनियन का मेंबर था जो सेमीफाइनल्स तक पहुंच चुका था। कॉन्वर्सेशन सुन के उसने लिन सू को फ्रेंडली स्माइल दी। अगर चाहिए तो मेरे पास विस्पर बेल है, काम हो जाएगा। लिन सू खुशी से बोल पड़ा, बहुत शुक्रिया ब्रदर ज़ैंग, प्लीज़ विस्पर बेल से मुझे हिप्नोटाइज कर दो और 10 मिनट बाद उठा देना। कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़ैंगरैन मुस्कुराया। उसके पैरों के पास गूज येलो लाइट चमकी और थोड़ी ही देर में विस्पर बेल समन हो गई। लिन सू से हल्का सा कम्युनिकेशन के बाद हिप्नोसिस स्किल एक्टिवेट हो गई। रेजिस्टेंस 0 थी, इसलिए हिप्नोसिस बहुत जल्दी इफेक्ट कर गई। कुछ ही पलों में लिन सू कई चेयर्स को जोड़कर बनाए गए बेड पर गहरी नींद सो गया। ब्लू स्टार। कम्युनिकेटर के अलार्म से जागकर लिन सू ने आंखें खोली। उसकी नज़रों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। सच में काम करता है। नॉर्मल स्लीप के बिना भी सिर्फ हिप्नोसिस से दूसरी दुनिया ट्रैवल हो सकता है। दोपहर को उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोगों के साथ जोन 1 जाना था, पर सुबह का टाइम फ्री था, लगभग 5-6 घंटे। अगर इस टाइम में एक हाई डिफ़िकल्टी बेसिक एनर्जी पोर्शन पे फोकस करके फिर वापस चला गया तो मार्शल वर्ल्ड में सिर्फ 10 मिनट ही गुजरे होंगे। वापस जाने का तरीका? 6 साइडेड रूबिक्स क्यूब अभी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में था। बर्मा अक्विला के एवोल्यूशन पाथवे के लिए यूज हो रहा था। उससे एक और राउंड हिप्नोसिस करवा ली और काम डन। बेड से उठकर जल्दी से फ्रेश हुआ, कपड़े पहने और हवा की तरह अपने रिसर्च लैब की तरफ भागा। फास्ट, हर सेकंड का यूज करना था। उसने अपनी ट्रिक से एक्स्ट्रा आवर्स निकाल लिए थे। अगर फिर भी पोशन मेकर्स का ग्रैंड कंपटीशन नहीं जीता तो सच में शर्म की बात थी। लैब पहुंचते ही डोर का कोड चेंज किया, कबर्ड से एक लॉक्ड अलॉय बॉक्स निकाला और आयरिस स्कैन से अनलॉक किया। अंदर पोशन मेकिंग के टूल्स थे, बिल्कुल वही जो मार्शल वर्ल्ड में यूज होते हैं। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। ब्लू स्टार की टेक्नोलॉजी से ऐसे टूल्स कस्टम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। पहले भी ब्लू स्टार पे प्रैक्टिस कर चुका था तो हाथ काफ़ी सेट हो चुके थे। एक हाई डिफ़िकल्टी बेसिक एनर्जी पोशन चूज़ की और काम में पूरी तरह डूब गया। पोशन मेकर्स के कंपटीशन के वेटिंग एरिया में लिन सू अपनी सीट से उठा। आंखों में एक रिलैक्स्ड ग्लो था। मैं सच में सिर्फ 10 मिनट सोया? उसने ज़ैंगरैन से पूछा। बिल्कुल 10 मिनट, ज़ैंगरैन ने नॉड किया। मेरी विस्पर बेल सेकेंड ईयर हिप्नोसिस पे है, प्रिसाइज टाइमिंग तो ईजी है। फिर आंख मारते हुए बोला, लिटिल ब्रदर लिन सू, मेरा टॉप 5 का कोई चांस नहीं, पर तुम्हें फुल पुश देना होगा। जी जरूर, लिन सू ने जोर से नॉड किया, कॉन्फिडेंस से भरी आंखों के साथ। परफेक्ट क्वालिटी हाई डिफ़िकल्टी बेसिक एनर्जी पोशन को फुली मास्टर करने के बाद ही लिन सू ने रूबिक्स क्यूब से वापस हिप्नोटाइज होने दिया था। इसके साथ जीत ऑलमोस्ट गारंटीड थी। इस मोमेंट पे लिन सू कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। मू यू सिंह ने उसकी इम्प्रूव्ड मेंटल स्टेट देखी और सैटिस्फाई होकर नॉड किया। लगता था लिन सू का स्ट्रेस रिलीफ मेथड सच में काम करता है। एनर्जी पोशन बनाने में फोकस और मेंटल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बेटर मेंटल स्टेट इक्वल्स ज़्यादा विनिंग चांसेस। टीचर, मेरी बारी आ रही है। जो यकी खड़ा हुआ और अपने टीचर को देखा। नर्वस हो? टीम लीडर ने पूछा। हाँ, जो यकी ने नॉट किया। मुट्ठी खोलने पर हाथ पर पसीने की बूंदें दिख रही थी। वो नर्वस होना नेचुरल था। स्टारलाइट सिटी का वही एक एल्केमिस्ट था जिसे चैंपियनशिप की उम्मीद थी, और इस साल कंपटीशन बहुत फियर्स था।
लिंसू को भी लगता था कि जोयकी को हराना इजी नहीं, और जोयकी को भी वही लगता था। इस वक्त उसे लिंसू का माइंडसेट एडमायर होने लगा। जब वो खुद नर्वस स्वेट में था, लिंसू आराम से नैप ले रहा था पेट बीस्ट के साथ। ये मेंटल स्टेट वो खुद अचीव नहीं कर सकता था। टीचर ने हल्की सी हंसी के साथ हैंडकरचिफ निकाला और उसका हाथ साफ किया। खेई, तुम सिर्फ 3 साल से मेरे अंडर एल्केमी सीख रहे हो और परफेक्ट क्वालिटी बेसिक एनर्जी पोशन बना सकते हो। मुझे तुम पर गर्व है। स्टारलाइट सिटी को अभी किसी एक एल्केमिस्ट पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं। ये तुम्हारी अपनी फाइट है। बस अपनी कॉन्शियंस के साथ ऑनेस्ट रहना। टीचर, समझ गया। जोयकी ने हेविली नॉट किया। टीचर के वर्ड से उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। शुरू में तो उसने सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के लिए ही पार्टिसिपेट किया था। अब जब इक्वल लेवल का ओपोनेंट मिला तो खुश होना चाहिए था। इस बार मुट्ठी बंद हुई पर पसीना नहीं था। टीचर, मैं स्टेज पे जा रहा हूँ। जाओ, टीचर ने एनकरेजिंग स्माइल दी। वो खुद भी सोचने लगी, शायद उसने जोयकी पे ज्यादा प्रेशर डाल दिया था। ये उसकी टीचर के रूप में कमी थी। टीचर, मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, टैंग हाउ नर्वस वॉइस में बोला। चू फंग का एक्सप्रेशन थोड़ा हैवी था। जाओ और परफेक्ट क्वालिटी एनर्जी पोशन बनाना। टैंग हाउ एक्सप्लेन करना चाहता था कि उसे श्योर नहीं है, पर रुक गया। उसका टीचर कोरोना लेवल एल्केमिस्ट था। क्या वो अपने डिसाइपल की लिमिट नहीं जानता होगा? एक्सप्लेन करना बेकार था, बेस्ट देना ही ऑप्शन था। बिटर स्माइल के साथ बोला, ओके टीचर, और फिर क्वाइटली खड़े होकर बाकी 2 फाइनलिस्ट्स के साथ स्टेज पर चला गया। अजीब बात यह थी कि स्टेज पर पहुंचने के बाद जहां नर्वसनेस ज्यादा होनी चाहिए थी, वहां प्रेशर हल्का लगने लगा। शायद टीचर का प्रेशर ही ज्यादा भारी था। डिसाइपल के जाते ही चू फंग का एक्सप्रेशन और डार्क हो गया। उसे पता था टैंग हाउ की लिमिट क्या है। फाइनल्स में अगर परफेक्ट पोशन बना भी लिया तो सेमीफाइनल्स लेवल का ही होगा। उन 2 ट्रबलसम यंगस्टर्स को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, अनलेस किसी मिरेकल से और भी बेटर पोशन बन जाए। प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी, पर चू फंग ट्राई करना चाहता था, इसीलिए उसने जानबूझकर प्रेशर डाला था। प्रेशर के बिना मोटिवेशन कहाँ से आता है? सिर्फ एक्सट्रीम प्रेशर में ही डिसाइपल बर्स्ट कर सकता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। कभी उसके टीचर ने भी उसके साथ यही किया था, और एक बार प्रेशर के नीचे ही उसने अपनी लिमिट्स क्रॉस की थीं। इसी थियरी पे चू फंग को पूरा भरोसा था। उसके हाथ धीरे धीरे बंद हो गए। नजरें स्टेज पर खड़े 3 कंटेस्टेंट्स पर जम गई। ये क्यू यंग सिटी का होम ग्राउंड था। अगर सिर्फ 3rd प्लेस मिला तो क्यू यंग सिटी बीस्ट टेमिंग यूनियन का हेड एल्केमिस्ट चू फंग एक कंप्लीट लाफिंग स्टॉक बन जाएगा। चैप्टर 92, चैप्टर 38, च्यू च्यू उठाने वाला है। एल्केमी कंपटीशन का फाइनल मैच सिर्फ एक ही राउंड में होने वाला था। जो 3 एल्केमिस्ट्स फाइनल्स तक पहुंचे थे, उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी कंकॉक्शन दिखानी थी। चैंपियन, रनर अप और सेकंड रनर अप का फैसला एनर्जी पोशन की क्वालिटी और कंकॉक्शन की डिफ़िकल्टी दोनों को मिलाकर किया जाना था। प्लेटफॉर्म पर बीच में जो ची ई खड़ा था, जबकि उसके दोनों तरफ लिंसू और टांग हाउ थे। जैसे ही तीनों एल्केमी टेबल्स के पास रखे आवर ग्लास एक साथ पलटे, फाइनल ऑफिशियली शुरू हो गया। इस वक्त लिंसू बिल्कुल रिलैक्स था। उसने ऑलरेडी उस हाई डिफ़िकल्टी बेस एनर्जी पोशन को कंप्लीटली मास्टर कर लिया था। ये पोशन डिफ़िकल्टी स्कोरिंग में उससे बहुत बड़ा एडवांटेज देने वाला था। चाहे बाकी दोनों की पोशन क्वालिटी उसके बराबर ही क्यों ना हो, डिफ़िकल्टी के पॉइंट्स उसे आगे ले जाने के लिए काफ़ी थे। सेफ्टी के लिए लिंसू ने पूरा फोकस सिर्फ अपनी कंकॉक्शन पर रखा। बाकी दोनों क्या कर रहे हैं उसके पास देखने का भी टाइम नहीं था। लिंसू के पास ही जो ची ई का एक्सप्रेशन काफ़ी सीरियस था। ये उसका एल्केमी कंपटीशन का लास्ट बैटल था। वो ऑलरेडी 21 साल का हो चुका था। अगले साल होने वाली कंपटीशन के टाइम वो एज लिमिट क्रॉस कर जाता, इसलिए ये उसका आखिरी मौका था।
टीचर के शब्द उसके दिमाग में धीरे धीरे गूंज रहे थे और जो ची ई की आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। जब ऐसा है तो मैं इस कंपटीशन में अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा। सेमीफाइनल्स में जो पोशन उसने बनाई थी वो परफेक्ट ग्रेड की थी, लेकिन वो उसकी सबसे स्किल्ड बेस एनर्जी पोशन नहीं थी। अपने पेट बीस्ट की कल्टीवेशन नीड्स की वजह से एक ऐसी बेस एनर्जी पोशन थी जो वो सबसे ज़्यादा बार बनाता आया था और नेचुरली उसकी मास्टरी भी उसमें सबसे ज़्यादा थी। इसलिए फाइनल्स के लिए उसने उसी पोशन को चूज़ किया। सोच पूरी होते ही जो ची ई ने बिना किसी हेजिटेशन के काम शुरू कर दिया। बाकी दोनों से बिल्कुल अलग टांग हाओ ने एक गहरी सांस ली। दिल ही दिल में वो खुद से बोल रहा था, मुझे एक परफेक्ट ग्रेड एनर्जी पोशन बनानी ही होगी। उसके हाथ मशीन की तरह मैकेनिकली काम कर रहे थे, स्टेप बाय स्टेप, एक भी गलती की जगह नहीं। परफेक्ट ग्रेड, जीतना, चैंपियन बनना, ये शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे, जैसे कोई अभिशाप जिससे वो छूट ही न पा रहा हो। कंप्यूटर एरिया के बाहर मू युक सिंह शांत खड़ा तीनों एल्केमिस्ट्स को देख रहा था। उसका मेन फोकस लिन सू पर था। बीच बीच में वो जो ची ई पर भी नजर डाल रहा था। जहां तक बात टांग हाओ की थी, शुरू में एक बार देखने के बाद मू युक सिंह ने उसे लगभग इग्नोर ही कर दिया। कुछ देर बाद मू युक सिंह की भौंमें हल्की सी सिकुड़ गईं। कंकॉक्शन आगे बढ़ते ही एक्सपीरियंस्ड एल्केमिस्ट्स अंदाज़ा लगा सकते थे कि कौन सा कंटेस्टेंट कौन सी बेस एनर्जी पोशन बना रहा है। जो ची ई ने मीडियम डिफ़िकल्टी वाली बेस एनर्जी पोशन चूज़ की थी, उसके स्मूथ और प्रैक्टिस्ड मूवमेंट्स देखकर साफ था कि वो इस पोशन को कई बार बना चुका है। फाइनल्स में अपनी सबसे मास्टर्ड पोशन निकालना बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन फिर लिन सू। मू युक सिंह की नज़र लिन सू पर टिक गई। जैसे जैसे लिन सू के स्टेप्स आगे बढ़े, वो धीरे धीरे एक खास एनर्जी पोशन के पैटर्न से मैच होने लगे। मू युक सिंह की भौमें और ज़्यादा जुड़ गईं। ये तो फीनिक्स रिफाइनिंग लिक्विड है। ये बेस एनर्जी पोशंस में से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है। फायर एट्रीब्यूट पेट बीस्ट्स के फायर कंट्रोल को रिफाइन करता है। अगर लंबा टाइम तक यूज़ किया जाए तो पेट बीस्ट खुद इवॉल्व भी कर सकता है। इस वजह से ये बेस एनर्जी पोशंस में काफ़ी प्रेशियस माना जाता है। लिनसू ने ये पोशन क्यों चूज़ किया? मू युक सिंह के जानकारी के मुताबिक लिनसू को परफेक्ट ग्रेड फीनिक्स रिफाइनिंग लिक्विड नहीं बनाना आता था। इस वक्त वो बीच में टोक भी नहीं सकता था। उसके पास सिर्फ भरोसा करने का ऑप्शन था। लेकिन उन स्मूथ और कॉन्फिडेंट मूवमेंट्स को देखकर लग नहीं रहा कि सिचुएशन इतनी बुरी है। हाँ, ये लड़का हमेशा से काफ़ी स्टेडी रहा है। अगर इस पोशन को लाया है तो ज़रूर कॉन्फिडेंट होगा। ये सोचकर मू युक सिंह का भरोसा फिर से मजबूत हो गया। कंप्यूटर एरिया में कंकॉक्शन जारी थी और सबसे पहले जो ची ई ने फिनिश किया। जो पोशन उसने चूज़ की थी वो उसके लिए बिल्कुल फेमिलियर थी। उसने बिल्कुल क्लीन और फास्ट तरीके से प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। उसके हाथों में क्रिस्टल बॉटल चमक उठी, गोल्डन लाइट के साथ। पोशन की प्योरिटी सेमीफाइनल्स वाली पोशन से साफ ज़्यादा हाई थी। जो ची ई के चेहरे पर संतुष्टि आ गई। उसने खुद को क्रॉस कर लिया था। इसका मतलब था एल्केमी कंपटीशन में उसे कोई रिग्रेट नहीं रहने वाला। क्रिस्टल बॉटल को धीरे से रखकर जो ची ई ने अब फाइनली बाकी कंटेस्टेंट्स की तरफ देखा। उसे पहले फिनिश होना चाहिए था, तो नेचुरली उसकी नज़र लिन सू पर गई। सिर्फ कुछ ही पल देखने के बाद जो ची ई थोड़ा शॉक हो गया। ये फीनिक्स रिफाइनिंग लिक्विड है। क्या लिनसू वाकई इस पोशन को परफेक्ट ग्रेड तक बना सकता है? अगर ये सच हुआ तो चाहे उसकी ओन पोशन क्वालिटी थोड़ी सी बेटर ही क्यों ना हो, डिफ़िकल्टी में वो लिनसू का मुकाबला नहीं कर पाएगा। हल्का सा मुस्कुराकर जो ची ई ने सिर हिला दिया। उसने लिनसू को डिस्टर्ब नहीं किया और दूसरी तरफ टांग हाओ को देखने लगा। टांग हाओ उसके लिए बड़ा थ्रेट नहीं था, लेकिन फाइनल्स में साथ आए थे तो देखना तो बनता था। पर जैसे ही उसकी नज़र उधर गई, जो ची ई का चेहरा बदल गया।
ये इसके साथ क्या हो रहा है? टांग हाओ के हाथ बेकाबू कांपने लगे। कंकॉक्शन ऑलमोस्ट एंड पर थी, लेकिन अगले स्टेप के लिए उसमें ताकत ही नहीं बची थी। इसी वक्त उसकी आंखों के कोने से एक तीखी गोल्डन रोशनी उसके विजन में घुस आई, और बस उसी पल टांग हाओ का मेंटल बैलेंस पूरी तरह टूट गया। चैप्टर 93 चैप्टर 38 क्यों उठाने वाली है 2। जो चीज़ बाकी लोग आसानी से कर लेते थे, वही उसके लिए जान लगा देने के बाद भी मुश्किल थी। ये फर्क इतना बड़ा था कि जैसे ऊंट की कमर तोड़ने वाली आखिरी तिनका बन गया, उसके पहले से ही टूटने के किनारे पर खड़े दिमाग की आखिरी डोर भी टूट गई। बेहोशी के अंधेरों में उसे खुद पता नहीं चला कब उसका कंट्रोल खत्म हो गया। जो हाथ सालों की कठोर प्रैक्टिस के बाद पत्थर जैसे स्टेबल होने चाहिए थे, वो बेकाबू कांपने लगे। उसे अपनी एबनॉर्मैलिटी का एहसास हुआ। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश उल्टा असर लाई। उसकी बाहें और ज्यादा तेजी से कांपने लगीं। वो बस बेबसी से देख सकता था जैसे उसके हाथ में पकड़ी क्रिस्टल ट्यूब के अंदर की सेमी फिनिश्ड एनर्जी लिक्विड ज्यादा हिलाव के चलते धुंधली और गंदी होती जा रही थी। हो चुका था, सब कुछ खत्म। ना सिर्फ वो अपने टीचर की मांगी हुई परफेक्ट क्वालिटी एनर्जी लिक्विड नहीं बना पाया, बल्कि सबसे नीचे वाली क्वालिटी भी अब मुमकिन नहीं रही। ये बैच पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। और एल्केमिस्ट ग्रैंड कंपटीशन के फाइनल मैच में दोबारा शुरू करने का कोई मौका नहीं होता। अचानक उसने क्रिस्टल ट्यूब को जोर से जमीन पर फेंक दिया। दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया जो दर्द से फटने को था, और एक हिस्टेरिकल चीख निकाल दी, जैसे वो अपनी अक्ल खो चुका हो। फ्यू! आखिरकार अपनी कंकॉक्शन पूरी करके लिनसू ने अपने हाथों में चमक रही गोल्डन ग्लो वाली क्रिस्टल बॉटल को देखा और तसल्ली भरी मुस्कान मुस्कुराई। काफी अच्छा, बुरा नहीं। अब तो चैंपियनशिप पक्की होनी चाहिए, राइट? वो जो चीकवी की सिचुएशन देखने के लिए सिर घुमाने ही वाला था कि अचानक एक पागलपन भरी चीख उसके कानों में पड़ी। हाँ? लिनसू ने तुरंत मुड़कर देखा। उसकी नज़र टांग हाओ पर पड़ी, जिसका चेहरा अजीब तरीके से क्रूर और पागल लग रहा था। एक पल के लिए लिनसू समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है। तभी एक शैडो जैसे टांग हाओ के पीछे उभरा और उसकी गर्दन के पीछे जोर से थप्पड़ मारा। वो था चू फुंग, जिसका चेहरा इस वक्त बहुत ही भयानक लग रहा था। वेस्ट! बेहोश हो चुके अपने डिसाइपल को कॉलर से पकड़कर चू फुंग ने गुस्से में गाली दी और एक फ्लैश के साथ कंपटीशन साइट से गायब हो गया। बस एक आखिरी आवाज़ वहां गूंजती रह गई। कॉन्टेस्टेंट टांग हाओ को फॉरफिट माना जाता है, सीधा 3rd प्लेस डिक्लेयर किया जाता है। इतने लोगों के सामने उसका सीधा शिष्य इतनी शर्मनाक हालत दिखा दे, चू फुंग के पास यहाँ लुकने का कोई चेहरा नहीं बचा था। लिनसू ने अपना सर खुजाया और उतने ही हैरान जो चीकवी की तरफ देखा। तुमने देखा क्या? ये अचानक हुआ क्या? मुझे भी नहीं पता, बस अचानक कोलैप्स हो गया और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट तोड़ दिया। अच्छा, छोड़ो। लिनसू ने क्यूरियस होते हुए जो चीकवी के हाथ की क्रिस्टल बॉटल को देखा। तुमने कौन सी एनर्जी लिक्विड बनाई? मैं सेकंड ही रहूंगा, जो चीकवी ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर ज्यादा उदासी नहीं थी। क्वालिटी थोड़ी सी तुमसे बेटर है, लेकिन हम दोनों की एनर्जी लिक्विड्स की डिफ़िकल्टी का लेवल बहुत अलग है। ओवरऑल तुम ही बेटर हो। ओह! लिनसू ने पहली कैजुअली नॉड किया, फिर 1 सेकंड बाद रियलाइज हुआ। रुको, मतलब मैं जीत गया? लेवल 6 सुपरनैचुरल रिसोर्स मिल गया? जबरदस्त! क्यू का एवोल्यूशन पक्का। हाँ, जो चिकवी ने मुस्कुरा कर कहा। वैसे योंगनान शहर वाले इतनी जल्दी जा नहीं रहे ना? शायद कल निकलेंगे, लिनसू ने सोचकर जवाब दिया। तो फिर बाद में एनर्जी लिक्विड प्रेपरेशन पर थोड़ा आइडिया एक्सचेंज करें। जो चिकवी की मुस्कान और ब्राइट हो गई, आंखों में एक्साइटमेंट थी।
लिनसू ब्लिंक कर गया। फिर उसे याद आया सीनियर मू ने कहा था कि एल्केमिस्ट ग्रैंड कंपटीशन सिर्फ जीत हार के लिए नहीं, यंग एल्केमिस्ट्स के बीच एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म भी होता है। श्योर, लिनसू ने बिना सोचे हाँ कर दी। सामने वाला एल्केमिस्ट भी परफेक्ट क्वालिटी एनर्जी लिक्विड बना सकता था, उसके पास अपने खास ट्रिक्स ज़रूर होंगी। दोनों ने अपनी कंपटीशन वाली एनर्जी लिक्विड्स ऑर्गेनाइजर्स को दे दी और फिर ग्रैंड स्टैंड के साइड में बैठकर फुल एंथुजियाज्म से आइडियाज़ एक्सचेंज करने लगे। जब दोनों का एक्सचेंज खत्म हुआ और वो अपनी अपनी वेटिंग एरिया में लौट आए तो एल्केमिस्ट ग्रैंड कंपटीशन भी एंड के करीब आ चुकी थी। फाइनल्स के बाद सेमीफाइनल से बाहर हुए 7 कॉन्टेस्टेंट्स ने 4th और 5th प्लेस के लिए मुकाबला किया। 4th प्लेस गया यांगफैंग सिटी के एक मिक्सर को और 5th प्लेस मिला क्यूइंगविन सिटी के एक और मिक्सर को। होस्ट होने के नाते क्यूइंगविन सिटी के टॉप 5 में 2 लोग थे, जबकि बाकी 3 शहरों के एक-एक। पर फिर भी क्यूइंगविन सिटी के मिक्सर्स के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। ना चैंपियनशिप मिली, ना सेकंड प्लेस। 3rd प्लेस मिला भी तो वो टांग हाउ के नाम पर, जिसकी कंपटीशन में हुई शर्मनाक हालत बाकी सबको शर्मिंदा कर रही थी। बहुत बढ़िया, म्यू यंग सिंह ने लिनसू के पास आते ही उसके कंधे पर हाथ रखा। इस वक्त वो अपनी यूजुअल ठंडी और अलूफ इमेज थोड़ी से भी मेंटेन नहीं कर पा रहा था। तुमने मुझे सरप्राइज किया। सीनियर, लिनसू ने हल्की सी खांसी ली और इधर-उधर देखकर पूछा, वैसे कंपटीशन रिवॉर्ड्स कब मिलेंगे? उसे पता था लड़का इसी के लिए एक्साइटेड है, लेकिन क्या इतना ऑब्वियस होना जरूरी था? आज रात तुम्हें स्पेस हार्ट मिल जाएगा। टॉप 3 को 3 दिन बाद निर्वाणा पूल में जाने का शेड्यूल मिलेगा। और रही बात लेवल 6 सुपरनैचुरल रिसोर्स की, मू यूचिंग ने लिनसू को देखा। तुम्हें डोमिनियंट या फियर डीमन स्टैचू का आई कोर चाहिए, राइट? जी हाँ, लिनसू ने जोर से नॉट किया। होस्ट प्रोवाइड करेगा। मू यूचिंग मुस्कुराया। मैं अभी जाकर मांग लेता हूँ, कल निकलने से पहले तुम्हें दे दूंगा। उसके दिमाग में ऑलरेडी चू फेंग का डेड पैन चेहरा घूम रहा था, जब वो रिसोर्स मांगेगा जो चू फेंग रिफ्यूज भी नहीं कर पाएगा। ये सोचकर ही उसे गर्मियों में बर्फ का पानी पीने जैसी ठंडक महसूस हुई। ओके, लिनसू का चेहरा तुरंत चमक उठा। कल क्यूक्यू का प्राइमरी एवोल्यूशन रिसोर्स मिलते ही बाकी लो लेवल रिसोर्सेज अरेंज करना परफेक्ट ग्रेड एनर्जी लिक्विड के साथ बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। और 3 दिन बाद जब वो निर्वाणा पूल में जाएंगे, क्यू का एवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। ये सोचकर लिनसू ने इजाज़त ली और जल्दी अपने रिसेप्शन रूम की तरफ भागा। उसने क्यू को 20 टेमिंग स्पेस से समन किया। क्यू जो सब कुछ से बिल्कुल अनजान थी, उसे देखकर लिनसू हंस पड़ा। पता है, मैं चैंपियनशिप जीत गया। मी, कांग्रेचुलेशंस। क्यू ने आलसी अंदाज में अपना छोटा सा पॉ हिलाया, जैसे कैजुअली कांग्रेचुलेट कर रही हो। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। हवा में उठा पॉ एकदम फ्रीज हो गया। मी, अब मैं इवॉल्व हो सकती हूँ? हाँ, लिनसू हंस पड़ा और उसके छोटे से सर पर हाथ फेरा। 3 दिन बाद हम निर्वाणा पूल जाएंगे। मी, बस 3 दिन? मेरी क्यू अब उठेगी। एक्साइटेड क्यू को देखते हुए लिनसू को अचानक कुछ याद आया। ओ हाँ क्यू, आज जब भी वो वर्ल्ड्स के बीच ट्रैवल करता था, 20 टेमिंग स्पेस के अंदर क्यू को बाहर क्या हुआ इसका बिल्कुल पता नहीं होता था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि क्यू को सारी अपडेट्स दे दे, वरना ब्लू स्टार लौटने पर वो कंफ्यूज हो जाएगी। अब जब उसका आइडिया कंप्लीटली वैलिडेट हो चुका था, लिनसू सोचने लगा शायद इस इंटरडिमेंशनल ट्रैवल बग को यूज करके वो नई एबिलिटीज डेवलप कर सकता है। अरे तुम यहाँ सो कैसे रहे हो? हम निकलने वाले हैं। किन नैन की पहचानी हुई आवाज आई। लिनसू ने आंखें खोले और लैब बेंच से उठकर बैठ गया। ब्लू स्टार पर एनर्जी लिक्विड मिक्सिंग प्रैक्टिस खत्म करने के बाद 6 साइडेड रूबिक्स क्यूब से हिप्नोसिस ली और सीधा लैब बेंच पर ही सो गया था। गॉड ऑफ मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में रात होते ही वो वापस आ गया। मैं कितनी देर सोया? लिनसू ने पास तैरते रूबिक्स क्यूब से पूछा। आधा घंटा।
लिंसू ने जवाब दिया। ओह, ज्यादा नहीं हुआ? सिस्टर नैन, अब निकल रहे हैं? बस अभी, किन नैन ने कहा। तुमने पैकिंग नहीं की? जल्दी करो, सिर्फ 10 मिनट दे रही हूँ। ओके, ओके। लिंसू जल्दी से उठा, फर्स्ट जोन ले जाने वाले डॉक्यूमेंट समेटे और कैजुअली पूछ लिया, वैसे जा कैसे रहे हैं? ट्रांसपोर्ट प्लेन बेवकूफ, किन नैन ने आंखें घुमाई, या तुम अपने पंख उगाकर उड़ोगे? लिंसू, सच बताएं तो उसका पहला ट्रांसपोर्ट प्लेन एक्सपीरियंस बीस्ट सेक्ट के अटैक के चलते बहुत बुरा रहा था। थोड़ा सा ट्रॉमा अभी भी था। इस बार रिसर्च इंस्टीट्यूट के काफी इंपॉर्टेंट लोग साथ जा रहे थे, तो अटैक नहीं होगा, राइट? उसकी हेजिटेशन देखकर किन नैन ने उसके सर पर थप्पड़ मारा। डरपोक, लास्ट टाइम सिविलियन ट्रांसपोर्ट था, इस बार स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट प्लेन है। मोनार्क टियर अटैक्स झेल सकता है और एम्परर टियर को भी थ्रेट दे सकता है। रिलैक्स करो। ओह, लिंसू को फाइनली तसल्ली हुई। उसने जल्दी से पैकिंग कंप्लीट कर ली। सिस्टर नैन, रेडी हूँ। चलो, किन नैन ने हाथ हिलाया, बिल्कुल ऐसे जैसे बैटलफील्ड जा रही हो। क्यू का राइज अब दूर नहीं था। चैप्टर 94, चैप्टर 39, स्पेशल फ्री ऑफ चार्ज प्रमोशन। बाद में पता चला कि लिंसू की टेंशन बिल्कुल बेकार थी। इस बार जो स्ट्रेटेजिक क्लास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उन्होंने लिया था, वो पहले वाले सिविलियन प्लेन से सेफ्टी में काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर था। सिर्फ इतना ही नहीं, स्पीड का डिफरेंस तो ज़मीन आसमान का था। डिस्ट्रिक्ट 11 और डिस्ट्रिक्ट 1 सिर्फ नंबरिंग में 10 का गैप रखते थे, लेकिन दोनों सेफ जोन्स के बीच सीधी लाइन में पूरे 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ऐसी दूरी को वो स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आधे घंटे से भी कम टाइम में कवर कर गया, नियरली साउंड की स्पीड से 10 गुना तेज। इसमें बोर्डिंग का टाइम भी इंक्लूडेड था। सीट अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि लिंसू को एहसास हो गया वो पहुंच चुका है। देखा, मैंने कहा था ना, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, किन्नान मुस्कुराते हुए बोली, बोर्डिंग गेट से निकलते वक्त लिंसू की पीठ थपथपाकर। लिंसू ने बिना ध्यान दिए हाँ में सर हिला दिया। उसकी आंखें डिस्ट्रिक्ट 1 के नज़ारों से चिपक चुकी थी। उसके दिमाग में डिस्ट्रिक्ट 11 ऑलरेडी काफ़ी प्रॉस्परस सेफ जोन था, लेकिन उसके सामने जो डिस्ट्रिक्ट 1 था वो उससे काफ़ी ज़्यादा भरा भरा और चमकदार निकला। 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग्स एक के बाद एक खड़ी थीं। आसमान में फ्लोटिंग कार्स परफेक्टली ऑर्डरली तरीके से मूव कर रही थीं। बिल्डिंग्स के बीच नियॉन लाइट्स और होलोग्राफिक एड्स चमक रहे थे और सड़कों पर लोगों का एंडलेस फ्लो था। सिस्टर नैन, अब हम कहाँ जा रहे हैं? लिंसू ने पूछा। कोई लेने आ रहा है, किन नान ने जम्हाई ली और आगे इशारा किया। दूर कुछ यंग लोग एक बोर्ड पकड़े खड़े थे जिस पर लिखा था माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी। यही है, किन्नान बोली, बस उनके पीछे चलते रहो, कंपटीशन के दिनों में अकोमोडेशन ऑर्गेनाइजर्स संभाल लेंगे। तो ब्रीडिंग रिजल्ट्स कंपटीशन कल से स्टार्ट है, आज कोई एक्टिविटी है क्या? लिंसू ने पूछा। किन्नान तेज कदमों से उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए पीछे मुड़कर लिंसू को देखा और हंस पड़ी। रिलैक्स, आज कुछ नहीं है, तुम पहली बार डिस्ट्रिक्ट 1 आए हो ना, होटल में लगेज रख के अकेले घूम आना। जबरदस्त, लिंसू ने जोर से सर हिलाया। वो इसी सेंटेंस का वेट कर रहा था। ऐसी बसलिंग सेफ जोन रोज रोज थोड़ी मिलती है, पूरा घूमना बनता है। हाँ, थक गया। लिंसू ने अपने ढेर सारे शॉपिंग बैग्स नीचे रखे, सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गया। एक सर्विस रोबोट ने उसे डिस्पोजेबल कप में पानी दिया। लिंसू ने थैंक यू बोला और एक ही गल्प में पी गया। म्याओ, मुझे भी चाहिए। अच्छा। पानी पीने के बाद लिंसू थोड़ा फ्रेश महसूस कर रहा था। उसने क्यू को प्यार से थपथपाया जो उसके सर पर बैठी थी, और सर्विस रोबोट से एक और कप पानी मंगाकर बेंच के पास रख दिया। क्यू छोटे से जंप के साथ बेंच पर उतरी और छोटी छोटी सिप्स में पानी पीने लगी, बिल्कुल सैटिस्फाइड लुक के साथ। होटल में लगेज रखने के बाद लिंसू सड़कों पर घूमने निकल पड़ा। शायद ऑर्गेनाइजर्स ने जानबूझकर ऐसा अरेंज किया था, होटल डिस्ट्रिक्ट 1 के सबसे बिजी शॉपिंग एरिया में ही था। लिंसू ने काफ़ी चीज़ें खरीद लीं। श्वे हेनचिंग थीम्ड टी शर्ट्स, श्वेन हेनचिंग के फिगरीन्स और पता नहीं क्या क्या।
जब वापस आया तो दोनों हाथ बैग से भरे हुए थे और चेहरा बिल्कुल सैटिस्फाइड। क्यू चलो अब एक बढ़िया फीस्ट करते हैं। लिंसू ने क्यू को देखा। उसने खाली कप स्टैक किए, पास आई सर्विस रोबोट को दिए और हंसी के साथ बोला, स्पिरिट हैंडलर कंपटीशन में फर्स्ट आने की सेलिब्रेशन है। म्याओ, बिग मील। जरा देखता हूँ। लिंसू ने कम्युनिकेटर निकाला और नियरबाई फूड फोरम सर्च करने लगा। क्योंकि उसकी बाहों में चढ़ आई, उसकी बड़ी आइस ब्लू आंखें स्क्रीन पर टिकी हुईं। म्याओ, यहीं चलते हैं। अचानक क्यू ने स्क्रीन पर पॉज से टैप किया। तुरंत एक रेस्टोरेंट की डिटेल सामने आ गए। कोल्ड फूड रेस्टोरेंट? लिंसू ने ब्लिंक किया। नाम काफी इंटरेस्टिंग है। उसे याद आया कि कोल्ड फूड एक एंशिएंट फेस्टिवल हुआ करता था, कैटास्ट्रोफी से पहले के जमाने का। रेस्टोरेंट का नाम देखकर ही नॉस्टैल्जिया आ गया। मेन्यू स्क्रॉल करते ही लिंसू को थूक निगलने पर मजबूर होना पड़ा। फूड बहुत टेम्पटिंग लग रहा था। प्राइस थोड़ा महंगा था, लेकिन स्पिरिट हैंडलर कंपटीशन जीतने और क्यू के अपकमिंग एवोल्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए आज थोड़ा स्प्लर्ज बनता है। तुम छोटी सी शरारती हो, पर चॉइस मस्त है। लिंसू ने कम्युनिकेटर बंद करते हुए क्यू का सर थपथपाया। चलो वहीं चलते हैं। म्याओ। ये कोल्ड फूड रेस्टोरेंट ज्यादा दूर नहीं था। अंदर पहुंचकर वेटर की मदद से लिंसू ने अपने बैग्स क्लोक रूम में रखवा दिए। फिर टेबल पर बैठकर मेन्यू उठाया। ये क्रिस्पी पोक बेली कैसी रहेगी? स्मेल तो कमाल लग रही है। म्याओ, खानी है। और ये गार्लिक बटर श्रिम्प? अरे यार, ये प्रॉन्स तो मेरी फोरआर्म जितनी बड़ी है। म्याओ, शेल के साथ नहीं खानी। कोई बात नहीं, मैं पील कर दूंगा। ओह, और यहाँ ब्लॉसम काऊ का मिल्क भी है। एक एक ले ले। म्याओ, हाँ, और ये भी अच्छा लग रहा है। दोनों मेन्यू पर झुककर डिस्कस करते रहे और थोड़ी देर में काफी डिशेस ऑर्डर हो गई। ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। एक के बाद एक डिश आती रही और भूख धीरे धीरे शांत होती गई। लिंसू और क्यू जो अब एक क्यूट सा एप्रन पहने उसके सामने बैठी थी, एक दूसरे को देखे और मजे से खाना एंजॉय करने लगे। डिस्ट्रिक्ट 1 की पहली शाम अच्छे खाने, जीत की खुशी और क्यू के अपकमिंग एवोल्यूशन के सपनों के साथ बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। चैप्टर 95, चैप्टर 39, स्पेशल फ्री ऑर्डर इवेंट। क्यू अपनी छोटी छोटी मोटी पॉज से बड़े एक्सपर्ट तरीके से प्लेट से खाना उठाकर सीधा मुंह में डाल रही थी। उधर लिंसू शुरू में चॉपस्टिक्स यूज कर रहा था, लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज हो गया कि चॉपस्टिक्स के साथ भी वो क्यू की स्पीड मैच नहीं कर पा रहा। आखिरकार उसने चॉपस्टिक साइड में रख दिए और सीधा हाथों से खाना शुरू कर दिया। दोनों इतनी भूख में थे कि प्लेट्स पर सजी लजीज डिशेस तेज ही खत्म होती चली गई। टेबल के कोने पर हड्डियों और श्रिम्प के शेल्स का छोटा सा पहाड़ बन गया। थम थम थम। लिंसू ने पेटल काऊ के मिल्क का आखिरी घूंट लिया। उसका मीठा टेस्ट बिना किसी मछली जैसी स्मेल के हल्की सी फूलों वाली खुशबू के साथ मुंह में रह गई सारी ग्रीसीनेस को धोकर ले गया। उसने साइड में देखा तो क्यू ज्यादा खाने की वजह से गोल मटोल पेट के साथ वहां बैठी थी, आराम से अपनी प्लेट में डाले गए दूध को चाट रही थी। लिंसू हंस पड़ा। चलो बिल सेटल कर देते हैं। सच में ये उसकी जिंदगी का सबसे लैविश मील था। उसने एक स्पेशल डीग्रीसिंग वेट वाइप से अपने हाथ साफ किए, फिर दूसरे वाइप से बड़े प्यार से क्यू के तेल चिकने छोटे पॉज को भी क्लीन कर लिया। क्यू को उठाकर वो खड़ा हुआ और काउंटर की तरफ बढ़ने ही वाला था कि पास के एक खुले एरिया से शोर शराबा सुनाई दिया। ओह! कोल्ड फूड रेस्टोरेंट के अंदर उनसे ज्यादा दूर नहीं एक 2 सीटर जगह पर एक लड़की क्यूरियोसिटी से सामने बैठे लड़के से पूछ रही थी, यूजियांग भाई, जिंगवा यूनिवर्सिटी में 1 साल हो गया, कैसा लगता है वहाँ? जैंग यूजियांग ने थोड़ा प्राउड टोन में कहा, ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा। जैसे तुम जानती हो, जिंगवा यूनिवर्सिटी यानमंग अलायंस की सबसे पुरानी और प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। ग्रेट कैलामिटी से भी पहले की हिस्ट्री है और आज भी ऑलमोस्ट हमेशा नंबर 1 रैंक करती है। फिर उसने हल्का सा हंसकर ऐड किया, और तुम्हारे कजिन का क्या? मैं भी काफ़ी ठीक ठाक कर रहा हूँ। हाँ, अपने बैच के कुछ मॉन्स्टर से कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन लक अच्छा रहा।
मुझे रिसर्चर शी युआ हुआ की रिसर्च ग्रुप में जगह मिल गई। एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च टॉपिक पर काम हुआ, बस असिस्टेंस की, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं, बट वही प्रोजेक्ट जिंगवा यूनिवर्सिटी का एंट्री है टुमारोज ब्रीडिंग अचीवमेंट कॉन्टेस्ट के लिए। कल शायद तुम मुझे स्क्रीन पर देख लो। अपनी बात पर उसका कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स में ऐसे मौके बहुत रेयर होते हैं। अपनी कजिन के चेहरे पर एडमिरेशन देखकर उसकी वैनिटी पूरी तरह सेटिस्फाई हो गई। वैसे भी कजिन, उसने मुस्कुराकर कहा, जब तुम्हें यूनिवर्सिटी अप्लाई करने का क्वालिफिकेशन मिले, जिंगवा चूज करना बिल्कुल नो ब्रेनर है। मैं वहाँ काफ़ी लोगों को जानता हूँ। चाहे तुम किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, सीनियर्स तुम्हारा ख्याल रखेंगे। थैंक यू कजिन। जैंग किंगचिंग हंसी और जोर-जोर से नॉड किया। उसकी जिंगवा यूनिवर्सिटी चूज करने की डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग हो गई। जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी, पास से अचानक हल्ला सुनाई दिया। उसने मुड़कर देखा, रेस्टोरेंट के एक बड़े खुले एरिया में, जो पहले खाली था, अब 3 अलग-अलग पेट्स खड़े थे। कजिन, ये क्या है? जैंग किंगचिंग ने हैरानी से पूछा। ये उसका पहला विजिट था यहाँ। ओह, ये यहाँ का स्पेशल सरप्राइज इवेंट है। कभी कभी होता रहता है। ये 3 पेट्स जुवेनाइल, एलीट और कमांडर स्टेज के हैं। रेस्टोरेंट ने स्पेशली ब्रीड किए हैं। अगर तुम अपने रैंक के किसी पेट को हरा दो तो पूरा मील फ्री। इतना इजी? किंगचिंग की आंखों में एक्साइटमेंट आ गई। इजी समझ रही हो? जैंग यूजियांग हंस दिया। पहले इनका नॉर्मल एनर्जी वैल्यू स्कैन करो। किंगचिंग ने जुवेनाइल स्टेज की ग्रीन फेदर्ड ईगल को फोकस किया और कम्युनिकेटर से स्कैन किया। अगले ही सेकंड उसका चेहरा बदल गया। 500 से ज्यादा बोवा, लो लेवल कमांडर स्पीशीज का जुवेनाइल पेट और इतनी एनर्जी! उसके अपने पेट की एनर्जी मुश्किल से 400 के आसपास थी। पूरे 100 बोवा का डिफरेंस! उसकी एक्साइटमेंट तुरंत ठंडी हो गई। ये सबसे इजी वाला है, जैंग यूजियांग बोला। एलीट स्टेज वाले ने एक एवोल्यूशन कंप्लीट किया है, हाई लेवल कमांडर रैंक का है, एनर्जी ऑलमोस्ट सॉवरेन स्पीशीज जैसी। और जो कमांडर स्टेज पेट है, उसने शोल्डर्स उचाकर कहा, वो तो डायरेक्ट सॉवरेन स्पीशीज है। एनर्जी ही नहीं, टैलेंट, स्किल्स और टीचिंग एबिलिटीज भी टॉप लेवल की हैं। इसलिए फ्री मील के सपने मत देखो। पर क्या कोई जीत भी पाता है? किंगचिंग ने पाउट बनाया। या बस दिखावा है? मैंने ट्राई किया था, जैंग यूजियांग ने बिटर स्माइल के साथ कहा। मेरा पेट एलीट स्टेज वाले से सीधा क्रश हो गया। लेकिन हाँ, एक बंदा है जो जीत चुका है। उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी आ गई। हम सब टॉप यूनिवर्सिटी में आने वाले अपने आप को जीनियस समझते हैं, लेकिन फिर भी कोई होता है जो सबको कुचल देता है। कजिन, किंगचिंग ने अचानक कहा, कोई चैलेंज कर रहा है। उसका पेट शुएहंगचिंग है और कितना क्यूट है। क्यूट तो है, जैंग यूजियांग ने कैजुअली पावर डिटेक्टर उठाया। लेकिन शुएहंगचिंग सिर्फ हाई एलीट रेस, नॉर्मल पावर 3। अगले ही पल उसकी आवाज रुक गई। ये क्या? स्क्रीन पर क्लियरली लिखा था 399p। जुवेनाइल एलीट रेस का नॉर्मल पावर इतना? वो कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया, फिर होश में आकर बोला, इस शुएहंगचिंग को बहुत ज्यादा रिसोर्सेज और केयर मिली होगी, लेकिन फिर भी ग्रीन फेदर्ड ईगल के अगेंस्ट मुझे चांसेस कम लगते हैं। किंगचिंग ने धीरे से कहा, मुझे लगता है उसके पास चांस है। आखिरकार लड़का काफी हैंडसम जो था। लिंसू ने अपने कम्युनिकेटर पर स्कैन रिजल्ट्स देखे। सीक्वेंस IAM 0073, ग्रीन फेदर्ड ईगल, रैंक लो कमांडर, एट्रीब्यूट विंड, ग्रोथ स्टेज जुवेनाइल, नॉर्मल पावर 577p। लिंसू ने हल्की सी सांस ली और सर हिला दिया। रहने दो, क्यों चैलेंज नहीं करते। इतनी हाई एनर्जी के साथ स्किल, प्रोफिशिएंसी और टीचिंग एबिलिटीज भी वीक नहीं होंगी। और ये बैटल अरीना नहीं था, यहाँ सरप्राइजेस ज्यादा होते हैं। ऊपर से जुवेनाइल स्टेज में फ्लाइंग पेट्स का नॉन फ्लाइंग पेट्स पर ऑलमोस्ट फुल एडवांटेज होता है। मियाओ, मुझे ट्राई करना है। तुम्हें चोट लग सकती है, लिंसू ने सॉफ्टली कहा। ये सेफ मैच नहीं होगा। मियाओ, पैसे बचाने हैं। ये सिर्फ खाने का बिल है, लिंसू हंस पड़ा। मियाओ, मैं कर सकती हूँ। लिंसू ने कुछ पल सोचा, फिर क्यू के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, अच्छा ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। क्यू की स्किल प्रोफिशिएंसी उसके लेवल से काफी ऊपर थी। पावर गैप बड़ा था, लेकिन 0 चांस भी नहीं। लिंसू की आंखों में एक तेज चमक आई। अगर ऐसा है तो फिर ट्राई करते हैं। चैप्टर 96, चैप्टर 40,
ईगल स्ट्राइक इन द वास्ट स्काई। रेस्टोरेंट के बीच जो ओपन स्पेस थी, वहां एक वक्त में सिर्फ एक ही बैटल हो सकती थी। जैसे ही लिन सू ने चैलेंज इशू किया, ची सरनेम वाले रेस्टोरेंट ओनर ने तुरंत अरेंजमेंट संभाल लिया। बाकी दो पेट बीस्ट्स के बीस्ट टेमर्स को उनकी पेट्स वापस बुलाने को कहा गया और उन्हें साइड में खड़ा कर दिया गया। बीच के अरीना में अब सिर्फ ग्रीन फेदर्ड ईगल और उसका बीस्ट टेमर रह गए। लिन सू ने सामने खड़े मिडिल एज्ड बीस्ट टेमर को देखा, चेहरा जिंदगी के उतार चढ़ाव से भरा हुआ, आंखों में गहरा एक्सपीरियंस। लिन सू थोड़ा सोच में पड़ गया। अंकल, उसने पूछा, आप बीस्ट टेमर किस लेवल के हो? मास्टर लेवल, मिडिल एज्ड आदमी ने हंसी के साथ जवाब दिया। लिन सू, मास्टर लेवल और पेट जुवेनाइल स्टेज का? बीस्ट टेमिंग स्पेस का लेवल पेट को डायरेक्टली पावर बूस्ट नहीं देता, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड मास्टर लेवल बीस्ट टेमर के हाथों में जुवेनाइल पेट होना मतलब उस पेट की फाइटिंग एबिलिटी का पूरा इस्तेमाल। ये चैलेंज और भी टफ हो गया था। चलो ठीक है, चैलेंज दे चुका था, अब पीछे हटना पॉसिबल नहीं था। लिन सू ने क्यू के थोड़े से फूले हुए पेट पर हाथ फेरा, चेहरे पर हल्की सी चिंता के साथ पूछा, क्यू अभी इतना खाया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मियाओ, बिल्कुल नहीं। क्यू बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। लिन सू थोड़ा रिलैक्स हुआ और उसने क्यू को वापस बीस्ट टेमिंग स्पेस में भेज दिया। सामने वाले बीस्ट टेमर ने भी मुस्कुराते हुए ग्रीन फेदर्ड ईगल को वापस बुला लिया। लिन सू ने अपने लाइट ब्लू समनिंग एरे को देखा और धीरे से सांस ली। 4th टियर बीस्ट टेमिंग स्पेस, बुरा नहीं। रेफरी के सिग्नल पर दोनों अपने अपने डेजिग्नेटेड एरियाज में खड़े हो गए। रेस्टोरेंट के सभी डाइनर्स की नज़र अब इसी तरफ थी। फ्री मील जीतना रेयर होता है, लेकिन एक प्रॉपर 1-on-1 पेट बैटल देखना खुद में काफ़ी एक्साइटिंग था। जैंग जियांग ने ग्रीन फेदर्ड ईगल के बीस्ट टेमर को देखा और धीरे से सर हिला दिया। सिचुएशन और टफ हो गई है। वो बीस्ट टेमर मास्टर लेवल है। इतना एक्सपीरियंस मतलब ईगल अपनी लिमिट से भी ज़्यादा फाइट करेगा। पिछली बार जब उसने चैलेंज किया था वो एलीट स्टेज पेट के अगेंस्ट था। जुवेनाइल स्टेज के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था। कौन सोचता कि जुवेनाइल पेट का बीस्ट टेमर इतना हाई लेवल होगा? उसका पहले से ही कम कॉन्फिडेंस और गिर गया। उधर जैंग चिंग ने अपनी छोटी सी मुट्ठी कस ली। उसकी आंखें अरीना पर टिकी हुई थी। जीतना ही पड़ेगा, इतना हैंडसम है, हार नहीं सकता, वो मन ही मन दुआ कर रही थी। 3, 2, 1। रेफरी की आवाज़ के साथ ही दोनों बीस्ट टेमर्स ने एक साथ अपने पेट समन किए। रोशनी पैरों के नीचे घूमने लगी, एनर्जी स्टॉर्म्स उठने लगे, लेकिन लाइट ब्लू समनिंग एरे से निकली एनर्जी ज़्यादा ही फियर्स थी। सिर्फ मोमेंटम के मामले में ही लिन सू पहले से डिसएडवांटेज में था, फिर भी उसका चेहरा शांत था। उसके दिमाग में विंड एट्रीब्यूट पेट्स के सारे पॉसिबल टीचिंग स्किल्स फ्लैश हो गए। अपोनेंट की एग्जैक्ट एबिलिटीज़ नहीं पता, तो हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। कुछ ही पलों में एक प्लान बन चुका था। स्नो ट्रेस स्प्रिंट, लिन सू ने टेलीपैथी से कमांड दिया। सीधा पास जाओ, उसकी रेंज तुमसे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा ऊपर उड़ने मत देना। अगली ही सेकंड क्यू एक सफ़ेद बिजली की तरह आगे बढ़ी। उसके पॉज के नीचे बर्फ के फूल फूट पड़े और वो सीधा ग्रीन फेदर्ड ईगल की तरफ दौड़ पड़ी। रेस्टोरेंट में बैठे कई एक्सपीरियंस्ड बीस्ट टेमर्स के मुंह से हल्की सी एक्सक्लेमेशन निकल गई। स्किल प्रोफिशिएंसी बहुत हाई है। जैंग जियांग के चेहरे पर सरप्राइज था। स्नो ब्लो कम से कम लेवल 2 पे होगा, इसीलिए तुरंत आईसी एनवायरनमेंट बना दिया। और स्नो ट्रेस स्प्रिंट ये अर्ली लेवल 2 नहीं, ऑलमोस्ट लेवल 3 लग रहा है। तो जीतने का चांस है? जैंग चिंग ने बेचैनी से पूछा। अभी देखते हैं। जैंग जियांग ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसकी सर्टेनिटी पहली बार थोड़ी हिली थी। अरीना में सिर्फ कुछ ही सांसों में क्यू ने लगभग 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया था। उसकी टेरिफाइंग स्पीड देखकर ग्रीन फेदर्ड ईगल के बीस्ट टेमर का चेहरा बदल गया। अभी एल्टीट्यूड मत लो, उसने जोर से कहा। फेदर ब्लेड कंटिन्यूअस स्लैश यूज करके अपोनेंट को पीछे धकेलो।
इस स्पीड के साथ अगर ईगल ऊपर उड़ने की कोशिश करता तो श्वे हेन चिंग का फ्रॉस्ट स्टॉर्म उससे पहले ही आ जाता। ग्रीन फेदर्ड ईगल ने एक तेज कान फाड़ देने वाली चीख मारी। उसके बड़े पंख जोर से फड़े और चमकदार नीली रोशनी के साथ अनगिनत फेदर ब्लेड्स आगे बढ़े। क्यू के सामने की पूरी स्पेस सील हो गई। फ्रॉस्ट स्टॉर्म, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, स्नो ट्रेस स्प्रिंट। लिनसू ने बिना एक पल गंवाए कमांड्स दिए। क्यू ने अपना पॉ उठाया। जैसे ही नीचे आया, तेज हवा के साथ बर्फ के फूल घूम घूम कर ऊपर उठने लगे। एक बड़ा सा वॉर्टेक्स बना जो हवा में उड़ते फेदर ब्लेड से टकरा गया। व्हाइट स्टॉर्म धीरे धीरे नीली छाया ले गया और फिर बूम! एनर्जी के भारी झोंके पूरे अरीना में फैल गए। फ्रॉस्ट स्टॉर्म अनलीश करते ही क्यू ने फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस एक्टिवेट कर लिया। उसके इर्द गिर्द घूम रहे आइस क्रिस्टल पेटल्स एक एक करके टूट रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। उसकी आंखों में जमी हुई बर्फ थी, पॉज के नीचे आइस फ्लावर्स खिल रहे थे और उसकी बॉडी के पीछे आफ्टर इमेजेस छूट रहे थे, जैसे वो एनर्जी के बहाव के खिलाफ दौड़ रही हो। उधर ग्रीन फेदर्ड ईगल हवा में बैलेंस बनाने के लिए पंख फड़फड़ाने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके सामने श्वे हेनचिंग आ गई। एनर्जी की लेयर्स तोड़ती हुई क्यू सीधा उसके सामने थी और उसके पॉज से फूटता हुआ फ्रॉस्ट स्टॉर्म पूरी ताकत से अनलीश होने वाला था। Chapter 97 Chapter 40 Eagle Strike in the Vast Sky Calm the winds! मिडल-एज्ड बीस्ट टेमर के बिल में डेंजर बेल्स बज उठे। ऑलमोस्ट बिना सोचे समझे उसने नया कमांड दे दिया। उसका दिल सच में कांप गया था। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, फ्रॉस्ट आइज और एक ही स्नो ट्रेस में इतना परफेक्ट कॉम्बो। ये कौन सा पागल लॉन्ग रेंज बर्स्ट डैमेज था? ग्रीन फेदर ईगल ने तेज चीख मारी। उसके इर्द गिर्द हल्की नीली रोशनी जमा होने लगी। जैसे ही फ्रॉस्टॉर्म उस रोशनी से टकराया, वो अचानक रुक गया, बिल्कुल फ्रीज होकर। स्टॉर्म का मोमेंटम खत्म हो गया और बर्फ के फूल सीधे नीचे गिर पड़े। विंड टाइप टीचिंग स्किल, काम द विंड्स। एनर्जी के छट जाने के बाद जब लिनसू ने ये सीन क्लियरली देखा, उसका चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। यही तो सबसे ज्यादा डर था। ये ग्रीन फेदर्ड ईगल सच में काम द विंड्स जानता था। ये स्किल भी फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस जैसी डिफेंसिव थी, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक स्किल्स के अगेंस्ट काम करती थी, इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती। लेकिन इसका इफ़ेक्ट डेंजरस था। जो भी हवा मूवमेंट इस लाइट स्क्रीन को टच करे, वो वहीं रुक जाती है। और फ्रॉस्ट स्टॉर्म हवा पर ही बेस था। स्टॉर्म रुक गया, बर्फ के फूल बेकार हो गए, सिर्फ ठंडी हवा का इफ़ेक्ट बचा और काम द विंड्स के सामने उसकी पावर भी 90% से ज़्यादा कम हो गई। फिर भी एक्सट्रीम ठंड ईगल के बॉडी में घुस गई। ग्रीन फेदर ईगल थरथरा उठा, पंख जोर से फड़फड़ाए और तुरंत ज़मीन से ऊपर शूट कर गया। पल भर में ही वो कई दर्जन मीटर ऊपर पहुंच चुका था। इस डिस्टेंस पर फ्रॉस्टॉर्म सिर्फ हल्का सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता था। सीरियस डैमेज इम्पॉसिबल। लिनसू ने एक कड़वी सी मुस्कान दी। खत्म, अब चांस नहीं है। अगर काम द विंड्स नहीं होता तो अभी जो कॉम्बो यूज हुआ था वो डेफिनेटली अपोनेंट को हैवी इंजरी दे देता। यंग मैन, मिडल एज्ड बीस्ट टेमर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस थोड़ा सा रह गया था, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा स्नो ट्रेस लगातार इतने स्किल्स यूज कर चुका है, अब सिर्फ एक और फ्रॉस्टॉर्म बचा होगा, है ना? इतनी दूरी से वो मेरे ग्रीन फेदर ईगल को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, तो कंसीड करोगे या नहीं? थोड़ी देर की खामोशी के बाद लिनसू ने धीरे से पूछा, क्यों फाइट कंटिन्यू करें? म्याओ, फाइट? तो फिर फाइट करते हैं। लिनसू हंसा, आंखों में रोशनी चमक उठी। सॉरी अंकल, मैं कंसीड करने के मूड में नहीं हूं। ये लड़का भी ना। मिडल एज्ड बीस्ट टेमर ने सिर हिलाया, फिर टेलीपैथी से कमांड दिया, विंड ब्लेड, वेयर हिम डाउन। आसमान में ग्रीन फेदर्ड ईगल ने पंख फड़फड़ाए, एक के बाद एक विंड ब्लेड्स क्यू की तरफ गिरने लगे। सिंपल टीचिंग स्किल, लेकिन इस सिचुएशन में डेडली। क्यू बस डॉज ही कर सकती थी, काउंटर अटैक का कोई मौका नहीं। लिनसू ने चुपचाप अपनी मुट्ठी भींच ली, फिर अचानक टेलीपैथी से बोला, क्यू अगर जीतना है तो स्नो ट्रेस को स्टेज 3 तक ब्रेक थ्रू करना होगा। हाँ,
अब सिर्फ एक ही रास्ता था, एरियल कॉम्बैट। क्यूक्यू ने थोड़ी बेचैन सी आवाज निकाली और अचानक हवा पर पांव रख दिया। स्नोफ्लेक्स हवा में जम गए, लेकिन अगले ही सेकंड नीचे गिर पड़े। बैलेंस टूट गया और क्यूक्यू तुरंत एक विंड ब्लेड के लपेट में आ गई। उसके इर्द गिर्द घूम रहे आइस क्रिस्टल पेटल्स फिर से टूट गए। सिर्फ 2 लेयर्स फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस की बची थीं। गलती करने का कोई और चांस नहीं था। अगला विंड ब्लेड डॉज करते ही क्यूक्यू ने फिर से हवा पर पांव रख दिया। इस बार विंड ब्लेड्स और तेज और ज्यादा वायलेंट हो गए। मिडल एज्ड बीस्ट टेमर समझ गया था, ये लड़का ब्रेक थ्रू करवाना चाहता है और वो ये होने नहीं देना चाहता था। क्यूक्यू का सेकंड अटेम्प्ट भी फेल हुआ। 2 विंड ब्लेड्स सीधे लगे। लास्ट 2 आइस क्रिस्टल पेटल्स भी टूट गए। क्यूक्यू! लिंसू के मुंह से चीख निकल गई। क्यूक्यू ने बस हल्का सा मुड़कर उसे देखा, अ रीअश्योरिंग लुक, और फिर बिना रुके, बिना डरे उसने तीसरी बार हवा पर पांव रख दिया। अगला ही पल अनगिनत विंड ब्लेड्स उस जगह को चीर गए जहां क्यूक्यू 1 सेकंड पहले थी, और एक सफ़ेद साया ऊपर की तरफ शूट कर गया। हवा में तैरते स्नोफ्लेक्स पर पांव रखते हुए क्यूक्यू पहले से काफ़ी ज़्यादा तेज़ ऊपर जा रही थी। स्नो ट्रेस स्टेज 3। मिडल एज्ड बीस्ट टेमर चौंक गया, लेकिन तुरंत संभल गया। फेदर ब्लेड कंटिन्यूअस स्लैश, काम द विंड्स रेडी रखो। उसे पता था स्नो ट्रेस के पास अब सिर्फ एक लास्ट फ्रॉस्ट स्टॉर्म बचा होगा। फेदर ब्लेड से उसे फोर्स करो और काम द विंड से उसे बेकार कर दो। आसमान में ग्रीन फेदर ईगल गुस्से से चीखा। हजारों फेदर ब्लेड्स एक दीवार की तरह क्यूक्यू पर टूट पड़े। क्यूक्यू की आंखों के सामने सब कुछ नीला और सफ़ेद हो गया। वक्त जैसे स्लो मोशन में आ गया, और तब वो हिल गई। बहुत छोटे से एरिया में ऑलमोस्ट आंखों से ना दिखने वाली स्पीड से क्यूक्यू बर्फ की परी की तरह हवा में नाचती हुई फेदर ब्लेड्स के बीच से निकल गई। ब्लेड वॉल कंप्लीट था, फिर भी एक भी ब्लेड उसे छू नहीं पाई। स्टेज 3 स्नो ट्रेस और स्टेज 2 स्नो ब्लो, जैसे दोनों मिलकर किसी और ही चीज में इवॉल्व हो गए हों। सीक्रेट टेक्निक। सब लोग स्टन थे। क्यूक्यू एक भूत की तरह फेदर ब्लेड कंटिन्यू स्लैश को क्रॉस कर चुकी थी और सीधा ग्रीन फेदर्ड ईगल के पास पहुंच गई। फिक्स विंड, मिडिल एज्ड बीस्ट टेमर चिल्लाया। फ्रॉस्ट स्टॉर्म मत यूज करना, पहले फिक्स विंड तोड़ना। लिंसू ने बिना सोचे समझे कमांड दिया। फिक्स विंड एक लाइट मेम्ब्रेन था, स्टॉर्म को रोक सकता था, लेकिन क्यूक्यू के मीटी पॉ को नहीं। नीली सी धुंधली रोशनी चमकी। ग्रीन फेदर्ड ईगल के बॉडी पर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बनी, और उसी पल क्यूक्यू के पॉ पर एक बड़ा सा आइस फ्लावर खिल उठा। बिना हेजिटेट किए पॉन्च, मेम्ब्रेन टूट गया। तुम पागल हो गए हो? मिडल एज्ड बीस्ट टेमर दहाड़ा। उसे याद था विंड स्किल्स के अलावा ग्रीन फेदर्ड ईगल के पास एक ब्रूटल मेले टैलेंट स्किल भी था। टियर, इतना पास कौन जाता है? टियर, फ्रॉस्ट स्टॉर्म, दोनों कमांड्स एक साथ गूंजी। ग्रीन फेदर्ड ईगल ने चीख के अपने शार्प क्लॉज क्यूक्यू के पॉ की तरफ झपटे, और क्यूक्यू के पॉ से फ्रॉस्ट स्नो और स्टॉर्म एक साथ फूट पड़े। बूम! आसमान में एक भयानक आइस एक्सप्लोजन हुआ। दोनों फिगर्स उल्टी दिशा में उड़ गए। क्यूक्यू! लिंसू का चेहरा बदल गया। वो दौड़कर आगे बढ़ा और गिरती हुई क्यूक्यू को संभाल लिया। उसके पॉ पर हड्डी तक पहुंची हुई चोट थी, मांस फट चुका था। क्यूक्यू दर्द से कांप रही थी, आंखें भींचकर हल्की सी करहा निकाल रही थी। लिंसू का दिल जैसे किसी ने जोर से पकड़ लिया हो। तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, दूर से मिडिल एज्ड बीस्ट टेमर गुस्से से बोला अपने बीस्ट को पकड़ते हुए। सिर्फ एक मील के लिए इतना सब? तुम जीत गए। उसने अपने बीस्ट को तुरंत बीस्ट टेमिंग स्पेस में वापस भेज दिया। लेवल 2 फ्रॉस्ट स्टॉर्म का डायरेक्ट हिट। ग्रीन फेदर्ड ईगल की कंडीशन क्यूक्यू से भी ज्यादा बुरी थी। लिंसू ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर बात सिर्फ मील की होती तो वो कब का कंसीड कर चुका होता। लेकिन जब क्यूक्यू ने स्टेज 3 स्नो ट्रेस ब्रेक किया, ये फाइट सिर्फ मील के लिए नहीं रही, उसे जीतना ही था, ताकि क्यूक्यू का दर्द, उसकी मेहनत सब बेकार ना जाए। प्यार से उसने क्यूक्यू को बीस्ट टेमिंग स्पेस में वापस भेजा और बिना रुके रेस्टोरेंट से निकल गया। उसे ज्यादा लोग नहीं जानता था और हीलिंग एबिलिटी वाला एक ही बीस्ट याद आ रहा था, किन नान का मशरूम बेबी। उसे तुरंत होटल वापस जाना होगा।
रेस्टोरेंट के अंदर ज़ांग शियांग की आंखों में सिर्फ शौक था। हाई एलीट रेस बीस्ट सिर्फ 399p एनर्जी ने एक लो कमांडर रेस बीस्ट को हरा दिया, जिसका एनर्जी ऑलमोस्ट 600p था। जुवेनाइल स्टेज पर लेवल 3 स्किल मास्टरी, ये सब उसकी आंखों के सामने हुआ था। उसके दिमाग में उस लड़के की इमेज और जिंगवा यूनिवर्सिटी के उस एक और मॉन्स्टर स्टूडेंट की इमेज धीरे धीरे ओवरलैप होने लगी। एक और फ्रीक? और ये चिंगचिंग के बैच का लगता है, मतलब जिंगवा यूनिवर्सिटी अप्लाई करेगा, राइट? ये सोचते ही ज़ांग शियांग खड़ा हो गया। उसे इस फ्यूचर प्रोडिजी से कनेक्शन बनाना ही होगा। कजिन कहाँ जा रहे हो? ज़ांग चिंगचिंग ने भी तुरंत खड़े होते हुए बैग उठा लिया। खाने का क्या? ज़ांग शियांग ने टेबल पर पड़े ऑलमोस्ट अनटच्ड डिशेस की तरफ देखा। छोड़ दो, बिल पे कर देते हैं, उसने जोर से बोला। वेटर! चैप्टर 98, चैप्टर 41, सडन चेंज। लिन सू ने पहले रखाए हुए सारे शॉपिंग बैग्स तक वापस लेने की परवाह नहीं की। रेस्टोरेंट से निकलते ही बिना रुके सीधा होटल की तरफ भाग पड़ा। बीस्ट टेमिंग स्पेस की मदद से क्यूक्यू का खून तो मुश्किल से रुक गया था, लेकिन अभी भी बिल्कुल डिले नहीं हो सकता था। प्रॉपर ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी ज़रूरी थी। बीस्ट टेमिंग स्पेस के अंदर क्यूक्यू का दर्द महसूस करते ही लिनसू का दिल और ज़्यादा दुखता गया। लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि उसने क्यूक्यू को ग्रीन फेदर्ड ईगल से पूरी ताकत के साथ लड़ने दिया, और उसे पूरा यकीन था क्यूक्यू भी यही चाहती थी। हे यंग मैन, जरा रुकना, पीछे से आवाज आई। क्या मुझे बुला रही हैं? लिनसू ने थोड़ा पेस कम किया और पीछे मुड़कर देखा। दो लोग, एक लड़का और एक लड़की, लगभग उसी की एज के उसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। जैसे ही लिनसू रुका, दोनों और तेज हो गए और आखिरकार उसके पास पहुंच गए। हा, तुम तो बहुत तेज भागते हो, मुश्किल से पकड़ पाया, लड़के ने सांस संभालते हुए मुस्कुरा कर कहा। मैं अपना इंट्रोडक्शन सॉरी, लिनसू ने सीधा बात काट दी, बिना रूड हुए लेकिन बिल्कुल क्लियर टोन में। जो भी बात है बाद में कर सकते हैं, मेरी बीस्ट इंजर्ड है, मुझे उसे तुरंत ट्रीटमेंट दिलवानी है। यहाँ से होटल अभी भी 10-15 मिनट दूर था। इस वक्त लिनसू के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, क्यों। हाँ, तुम्हारी बीस्ट इंजर्ड है, लड़के को अचानक याद आया। फिर बिना देर किए उसने कहा, मेरे पास हीलिंग बीस्ट है, अगर चाहो तो मैं अभी ट्रीट कर देता हूँ। ये सुनते ही लिनसू के कदम वही जम गए। अगर क्यूक्यू को होटल पहुँचने से पहले ही ट्रीटमेंट मिल जाए तो ये डेफिनेटली बेटर ऑप्शन था। इस थॉट के साथ लिनसू ने लड़के की तरफ देखा। थैंक यू, मैं बदले में एनर्जी क्यूब्स दे दूंगा। अरे नहीं, लड़का हंस पड़ा, इसकी ज़रूरत नहीं। उसके पैरों के नीचे हल्की पीली रोशनी फैली और एक मशरूम बेबी शांत सा उसके पास अपीयर हुआ। सीक्वेंस IAM 0066, स्पीशीज नेम मशरूम बेबी, स्पीशीज टियर लो लीडर टियर, एट्रीब्यूट वुड, ग्रोथ स्टेज एलीट टियर, नॉर्मल एनर्जी वैल्यू 4533p, टैलेंट स्किल्स हीलिंग स्पोर, कॉर स्पोर पैरासाइट, वाइटैलिटी ब्रेथ। ये मशरूम बेबी किन नान के मशरूम बेबी से एक स्टेज कम था, लेकिन एलीट टियर का हीलर ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल होता है, क्यूक्यू के लिए बिल्कुल इनफ। डेटा चेक करने के बाद लिनसू ने सिर हिलाया, क्यूक्यू को बीस्ट टेमिंग स्पेस से समन किया और प्यार से उसे अपनी हथेली पर रखकर मशरूम बेबी के सॉफ्ट कैप पर बिठा दिया। प्लीज़ इसका ध्यान रखना। गुगी गुगू, मुझ पर छोड़ दो। मशरूम बेबी के कैप से हल्की हरानी रोशनी के छोटे छोटे डॉट्स निकले और सीधे क्यूक्यू के जख्मी पॉ पर जाकर जम गए। जैसे ही हीलिंग लाइट जख्म में घुसी, जो ब्लीडिंग दोबारा शुरू हुई थी वो तुरंत रुक गई। फटा हुआ मांस आंखों के सामने धीरे धीरे जुड़ने लगा। तब जाकर लिनसू ने पूरी सांस ली। उसने पलटकर मशरूम बेबी के बीस्ट टेमर को देखा। मैं सच में आपका बहुत शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। अरे कोई बात नहीं, लड़का हंस पड़ा। अब बात करने का टाइम है? हाँ, लिनसू ने पूछा। बताना क्या था? ज्यादा कुछ नहीं, मैं तुम्हारी ग्रीन फेदर्ड ईगल वाली फाइट शुरू से एंड तक देख रहा था। सच कहूँ तो जुवेनाइल स्टेज में अपनी बीस्ट को इतना ट्रेन करना बहुत इम्प्रेसिव है, इसीलिए सोचा मिल लूँ। फिर उसने दोबारा इंट्रोड्यूस किया। मेरा नाम ज़ैंग यूजियांग है, मैं कैपिटल यूनिवर्सिटी का फ्रेशमैन हूँ।
कैपिटल यूनिवर्सिटी। लिंसू की आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गई। वहां एडमिशन मिलना कोई छोटी बात नहीं थी। मेरा नाम लिंसू है। ये मेरी कजिन जैंग किंगचिंग है। इस साल हाई स्कूल ग्रेजुएट हुई है। तुम भी उसी एज के लगते हो, राइट? हेलो। जैंग किंगचिंग की आंखें चमक उठी। मैं थोड़ा सा टच कर सकती हूँ? ट्रीटमेंट डिस्टर्ब नहीं करूंगी, प्रॉमिस। कर सकती हो, लिंसू ने नॉड किया। क्यों अब काफी रिलैक्स लग रही थी। दर्द भरी आवाज भी बंद हो चुकी थी। जैसे जैसे लड़की बहुत सावधानी से क्यू को टच कर रही थी, लिंसू का आखिरी डाउट खत्म हो गया। हाँ, उसने जैंग यूजियांग से कहा, मैं भी अभी हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ। तो फिर? जैंग यूजियांग हंस पड़ा। कैपिटल यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा मेजर सोच रहे हो? एडमिशन असेसमेंट रजिस्ट्रेशन तो जल्द ही शुरू होने वाली है। शायद मैं थोड़ा गाइड कर सकता हूँ। उसके दिमाग में एक ही सोच थी, इतना टैलेंटेड लड़का और डिस्ट्रिक्ट 1 में रहता है, कैपिटल यूनिवर्सिटी अप्लाई करेगा ही। लिंसू थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। सीनियर शायद अब थोड़ा गलत समझ रहे हैं। मैं माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी अप्लाई करने का सोच रहा हूँ। चाहे किन्नान ने डायरेक्टली ना बोला हो, लेकिन इवॉल्वर इंस्टीट्यूट के साथ रहकर लिंसू ने ऑलरेडी अपना डिसीजन बना लिया था। चैप्टर 99, चैप्टर 41, सडन चेंज। अब लिंसू सिर्फ एक रिसर्च असिस्टेंट नहीं रहा था, वो ऑफिशियली टेन्योर्ड रिसर्चर बन चुका था। इसका मतलब ये था कि अगर वो किसी और सिक्योरिटी जोन की 20 टेमर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता, तो फ्यूचर में उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। ना तो वो अपनी मेहनत से हासिल की हुई ऑफिशियल रिसर्चर पोजीशन छोड़ सकता था, और ना ही 2 सिक्योरिटी जोन्स के बीच बार बार आना जाना प्रैक्टिकल था। इसलिए उसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी ही थी। माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एवोल्यूशन में परमानेंट रिसर्चर बनना और साथ ही माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहना, ये दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन था। वैसे भी माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी ऑलरेडी यान हुआंग अलायंस की टॉप 5 20 टेमर यूनिवर्सिटीज़ में आती थी। स्ट्रेंथ के मामले में टॉप इंस्टीट्यूशंस के बीच ज़्यादा फर्क नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि जिंगहुआ यूनिवर्सिटी रैंक 1 है, उसके पीछे जिद करना ज़रूरी नहीं था। और वैसे भी इस साल ब्रीडिंग रिजल्ट्स कंपटीशन के बाद माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग शायद और ऊपर चली जाए। तुम माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रहे हो? जांग यांग ने भौहें से कोड़ ली। तुम तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, इतनी दूर क्यों जाना? एक्चुअली मैं 11th डिस्ट्रिक्ट का हूँ, बस रिसेंटली यहाँ ट्रैवल करने आया हूँ। फिर भी जैंग यांग ने सर हिलाया। जिंगहुआ यूनिवर्सिटी माउंटेन सिटी से बेटर है। यान हुआंग अलायंस की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। 11th डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पढ़ना भी तो काफ़ी कन्वीनियंट होगा, राइट? लिंसू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान के साथ बात टाल दी। लेकिन जांग यांग के दिल में हल्की सी चिंता आ गई। अगर इतना टैलेंटेड बंदा माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी चला गया, तो फ्यूचर में जिंगहुआ यूनिवर्सिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग राइवल खड़ा हो जाएगा। नहीं, उसे कुछ करना होगा। कोक्स नहीं, गाइड करना होगा। हाँ, गाइड। कुछ ही पलों में जांग यांग के दिमाग में एक आइडिया चमक उठा। वो जिंगहुआ यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जो कल होने वाली कोलिजिएट ब्रीडिंग रिजल्ट्स कंपटीशन में शोकेस होने वाला था। चाहे उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा ना हो, पर पार्टिसिपेंट होने के नाते उसे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इनवाइट करने का राइट था। लाइव ब्रॉडकास्ट 72 सिक्योरिटी जोन्स में होगा, लेकिन ऑन साइट देखना बिल्कुल अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है। जांग यांग अपने प्रोजेक्ट पर काफ़ी कॉन्फिडेंट था। उसे पूरा भरोसा था, इस साल जिंगहुआ यूनिवर्सिटी ही फर्स्ट प्लेस ले जाएगी। सीइंग इज़ बिलीविंग। अगर लिंसू को ऑन साइट बुला लिया जाए और वो जिंगहुआ यूनिवर्सिटी की साइंटिफिक स्ट्रेंथ अपनी आंखों से देख ले, तो अपना डिसीजन ज़रूर चेंज करेगा। इसी थॉट के साथ जांग यांग मुस्कुराया। लिंसू, तुम्हें कोलिजिएट ब्रीडिंग रिजल्ट्स कंपटीशन के बारे में पता है? पता है। लिंसू का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो गया। उसे कैसे नहीं पता होता? वो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट आया ही इसी के लिए तो था।
तो बात ये है, ज़ांग यांग कॉन्फिडेंट टोन में बोला, मैं जिंगहुआ यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट का पार्टिसिपेंट हूँ। मुझे लोगों को इनवाइट करने का राइट है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो कल ऑन साइट देखने आ सकते हो। लाइव ब्रॉडकास्ट से काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है। लिंसू इंटरेस्टेड तो था, लेकिन बिल्कुल अलग वजह से, जैसी ज़ांग यांग सोच रहा था। ये जानकर के सामने वाला कल जिंगहुआ यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट का पार्टिसिपेंट होगा, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। थोड़ा सोचने के बाद लिंसू ने अपनी आइडेंटिटी फिर भी छुपाए रखने का डिसीजन लिया। सीनियर, उसने हल्का सा गले को क्लियर करके कहा, आपके इनविटेशन के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कल किसी और तरीके से ऑन साइट ब्रीडिंग कंपटीशन देखने वाला हूँ। ओह, ज़ांग यांग ने नॉड किया। फिर तो ठीक है। ब्रीडिंग कंपटीशन में सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं, बल्कि कई इन्फ्लुएंशियल लोगों को भी इनवाइट किया जाता है। ज़ांग यांग ने अंदाज़ा लगा लिया, शायद लिंसू 11th डिस्ट्रिक्ट के किसी बड़े फिगर का डिसेंडेंट है, इसीलिए उसे ऑन साइट इन्विटेशन मिल गया होगा। हाँ, यह लॉजिक बैठता है। अपनी डिडक्शन से सेटिस्फाइड होकर ज़ांग यांग ने इन्विटेशन का टॉपिक दोबारा नहीं छेड़ा। बस इतना काफ़ी था कि लिंसू इवेंट में आने वाला था। उसे भरोसा था, जब लिंसू अपनी आंखों से जिंगहुआ यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बीच का गैप देखेगा तो डिसीजन खुद ब खुद बदल जाएगा। इसी बीच मशरूम बेबी ने क्यू का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। उसके छोटे से पॉ पर सिर्फ एक हल्की सी स्कार रह गई थी। थोड़ी और रिकवरी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्यू धीरे से मशरूम बेबी के कैप पर बैठी और प्यार से उसके सॉफ्ट अम्ब्रेला जैसी सरफेस पर रब किया। मियाओ, गुरगड़ गुर। ज़ांग यांग को दोबारा थैंक यू कहने के बाद लिंसू ने क्यू को 20 टेमर स्पेस में वापस रख दिया, ताकि रिकवरी और फास्ट हो सके। फिर दोनों ने कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सचेंज की और अपनी अपनी राह ले ली। इस बार लिंसू ने अपने स्टोर किए हुए सारे बड़े छोटे पैकेजेस भी वापस ले लिए। 15 मिनट के बाद वो होटल रूम पहुंच गया। सामान सही जगह रखते ही अभी आराम करने का मौका भी नहीं मिला था कि डम कमिंग। लिंसू ने दरवाज़ा खोला। सामने क्विन नान खड़ी थी, शराब की हल्की सी स्मेल और चेहरे पर पूरा डिससैटिस्फैक्शन। नान सिस्टर? लिंसू थोड़ा रुका। आप ठीक हैं? आपने पी रखी है? मत पूछ। क्विन नान ने उसे साइड में धक्का दिया और सोफा पर बैठ गई। वो कमीनी औरत, लिंसू, कल तुम्हें मेरे लिए ज़बरदस्त फेस स्लैपिंग करनी होगी। आह! लिंसू का एक्सप्रेशन थोड़ा वियर्ड हो गया। क्विन नान जब वो कमीनी औरत बोलती थी तो सिर्फ एक ही इंसान हो सकता था, शी यूहा, जिंगहुआ यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की लेवल 1 रिसर्चर। उन दोनों के बीच क्या दुश्मनी थी ये लिंसू नहीं जानता था, लेकिन क्विन नान उसका नाम पहले भी कई बार ले चुकी थी। क्विन नान के मुताबिक इस साल जिंगहुआ यूनिवर्सिटी का ब्रीडिंग प्रोजेक्ट रिसर्चर शी यूहा के अंडर था। वेट, तो सीनियर ज़ांग भी उसी के अंडर काम करता होगा, राइट? नान सिस्टर, लिंसू ने पूछा, क्या आपको पता है उनका प्रोजेक्ट क्या है? बिल्कुल नहीं, क्विन नान ने गुस्से से कहा। मैं उन जैसी नहीं हूँ, वो हर चीज़ छुपा के रखती है। मेरा डिवाइन लाइट बटरफ्लाई प्रोजेक्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ, मैंने तुरंत सर्टिफिकेशन अप्लाई कर दी। सर्टिफिकेशन के बाद वो सीधा 20 टेमर एसोसिएशन के डेटाबेस में आ गया। कोई भी रिसर्चर इजीली चेक कर सकता है। लेकिन वो औरत अलग है। क्विन नान ने आंखें घुमाईं। प्रोजेक्ट कब का कंप्लीट हो चुका है, पर सर्टिफिकेशन जानबूझकर डिले कर रही है। अभी तक किसी को नहीं पता उसका प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या। आज सिर्फ मुझे टॉन्ट करने आई थी, क्विन नान ने नफरत से कहा। उस औरत की वो स्नियर कितनी डिस्गस्टिंग थी, तुमने देखी होती। इसलिए छोटे लिन, क्विन नान ने उसके कंधे पर थपकी दी। कल फुल अग्रेशन दिखाना। सब लोग सोच रहे हैं कि माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी का एग्जिबिट फीनिक्स पैटर्न सोल बटरफ्लाई है। हम उन्हें बड़ा सा सरप्राइज देंगे। मैं कल हाई डेफिनेशन रिकॉर्डिंग डिवाइस लाऊंगी। उस औरत का फेस स्लैपिंग मोमेंट क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्ड करूंगी। समझ गया, लिंसू हंस पड़ा।
चलो मैं जा रही हूँ। क्वीन नान उठ खड़ी हुई। सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं ड्रंक नहीं हूँ, बिल्कुल होश में हूँ। लिंसू के बगैर, ये तो हर ड्रंक बंदा बोलता है। कॉरिडोर में खड़े होकर जब तक लिंसू ने क्वीन नान को उसके रूम में जाते हुए नहीं देखा, तब तक उसने चैन की सांस ली। डोर बंद करते ही हाँ, अचानक उसने बंद होता हुआ डोर पकड़ ली। उसके चेहरे पर शॉक और कंफ्यूजन आ गया। एक जबरदस्त वेव ऑफ ड्राउजीनेस उसके दिमाग पर टूट पड़ी। पूरे शरीर में पावरलेसनेस का एहसास फैल गया। पलकें भारी होने लगी, जैसे बस अभी बंद हो जाएंगी। दिमाग अभी भी क्लियर था, लेकिन ये नींद जबरदस्ती उसे अपनी पकड़ में ले रही थी। क्या हो रहा है? क्या कोई पेट बीस्ट हिप्नोटाइज कर रहा है? एक थॉट बिजली की तरह आया और तुरंत रिजेक्ट हो गया। हिप्नोसिस के लिए आई कांटेक्ट चाहिए होता है, और उस वक्त उसने कोई बीस्ट नहीं देखी थी। तो प्रॉब्लम खुद मेरे अंदर है। नॉर्मल लोगों के लिए नींद आना सिर्फ नींद होता है, लेकिन लिंसू के लिए स्लीप एक डोर था, दो वर्ल्ड्स के बीच ट्रैवल का की। क्या क्रॉसिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई है? सोचने का टाइम ही नहीं मिला। ड्राउजीनेस और ज्यादा गहरी हो गई, उसकी कॉन्शियसनेस को ऑलमोस्ट पूरी तरह ढक लिया। आखिरी ताकत जोड़कर वो पास के सोफा पर गिर सा पड़ा। आंखें बंद होते ही लिंसू गहरी नींद में डूब गया। Chapter 100, Chapter 42, New Favorite Pet Selection Strategy। शेनवू वर्ल्ड में बेड पर बैठते ही लिंसू ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर तुरंत ही हाई अलर्टनेस आ गई। उसने आसपास नज़र दौड़ाई, फिर अचानक रुक गया। कुछ भी अनयूजुअल नहीं। उसे लगा था कि जो अचानक से नींद का अटैक आया था, उसका कुछ कनेक्शन होगा ब्लू स्टार वाले बॉडी के साथ। लेकिन अब वो बिल्कुल शांत मन से बीस्ट टेमिंग यूनियन के उस रूम में बैठा था जो कंकॉक्टर्स के लिए एलोकेट होता है। ना बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट, ना ही वो अजीब सी नींद यहाँ तक फॉलो करके आई थी। बड़ी सी बिल्कुल साफ विंडो से ब्राइट सनशाइन अंदर आ रही थी। लिंसू बिना सोचे समझे खड़ा हुआ, विंडो के पास गया, सुबह की रोशनी को देखते हुए चुपचाप खड़ा हो गया। तो वो नींद की वेव आई कहाँ से? नॉक नॉक नॉक। दरवाजे पर हल्की सी नॉकिंग हुई। लिंसू तुरंत चलकर दरवाज़ा खोलने गया। बाहर बीस्ट टेमिंग यूनियन का एक और कंकॉक्टर खड़ा था, जो इस ग्रैंड कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा था। वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे भेजा है, यंग मैन मुस्कुराते हुए बोला। आधे घंटे में हम लोग निकल रहे हैं, और हाँ, वाइस प्रेसिडेंट ने ये भी बताया कि आपका चैंपियनशिप रिवॉर्ड कलेक्ट कर लिया गया है। अच्छा, लिंसू ने थोड़ा एब्सेंट माइंडेड सा नॉड किया। थैंक्स, मैं बस अभी रेडी हो जाता हूँ। कोई बात नहीं। फॉर्मल बातें खत्म हुई, दरवाज़ा बंद हुआ और लिंसू वापस बेड पर बैठ गया। उसके चेहरे पर सोच में डूबा हुआ एक्सप्रेशन आ गया। लगता है वो शेनवू वर्ल्ड में नेचुरली वेकअप हो गया था। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ थी? अगर पहले की ट्रांसमिग्रेशन से कंपेयर करें तो एक ही डिफरेंस था। कल उसने ट्रांसमिग्रेशन मैकेनिज्म का बग एक्सप्लॉइट किया था। क्या वो नींद उसी से रिलेटेड थी? नहीं, ज़रूर रिलेटेड थी। लिंसू ने खुद को शांत किया और गहरी सोच में डूब गया। उसने काफ़ी पहले ही नोटिस कर लिया था, चाहे वो कितनी बार भी दोनों वर्ल्ड्स के बीच ट्रैवल करे, ना उसका बॉडी थकता था, ना स्पिरिट। जैसे वो कोई परपेचुअल मोशन मशीन हो। बॉडी का थकना ना थकना समझने लायक था, क्योंकि ट्रांसमिग्रेशन फिजिकल नहीं थी। ब्लू स्टार में दिन भर थकान होती भी थी, तो शेनवू वर्ल्ड में सोते वक्त वो रिकवर हो जाती थी। लेकिन स्पिरिट का क्या? स्पिरिचुअल फटीग कैसे रिकवर होती थी? बहुत सारी ट्रांसमिग्रेशंस के बाद लिंसू को एक वेग सा आंसर समझ में आया। उसकी ट्रांसमिग्रेशन ऐसी नहीं थी जिसमें उसका कॉन्शियसनेस बॉडी से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाए। अगर ऐसा होता तो ब्लू स्टार वाली बॉडी एक वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती, जिसे अलार्म या किसी के हिलाने से भी जगाया नहीं जा सकता। पर रियलिटी ये थी कि अलार्म बजने पर वो उठ सकता था या कोई उसे जगा भी सकता था। इसका मतलब चाहे उसका कॉन्शियसनेस दूसरे वर्ल्ड में चला जाता हो, बॉडी के साथ एक कनेक्शन अभी भी बना रहता था।
शायद यही वो क्रिटिकल कनेक्शन था जो इंश्योर करता था कि वो हमेशा सेफली वापस आ सके। पर फिर सवाल ये था, जब दोनों वर्ल्ड्स के बीच कॉन्शियसनेस एक्टिव रहता है तो स्पिरिट थकती क्यों नहीं? आंसर सिंपल था, दूसरे वर्ल्ड में सोया हुआ कॉन्शियसनेस। अगर लिंसू के स्पिरिचुअल स्टेट को एक पूल माने तो उस पूल के 2 इनलेट्स हैं, एक शेनवू वर्ल्ड से कनेक्टेड और एक ब्लू स्टार से। जब लिंसू शेनवू वर्ल्ड में एक्टिव होता है तो शेनवू साइड का इनलेट ड्रेन करता है, स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम होती है। उसी वक्त ब्लू स्टार वाली बॉडी सो रही होती है, जो रीफिल का काम करती है। और जब वो ब्लू स्टार में होता है तो सिचुएशन उल्टा हो जाती है, ब्लू स्टार ड्रेन करता है, शेनवू रीफिल करता है। जब तक दोनों वर्ल्ड्स में उसकी स्लीप रेगुलर हो, ना लेट नाइट्स ना इरेगुलर रेस्ट, तब तक पूल का लेवल बैलेंस्ड रहता है, स्पिरिट हमेशा स्टेबल रहती है। पर बग एक्सप्लॉइट करते ही सब बिगड़ गया। पहले उसने हिप्नोसिस यूज करके शेनवू से ब्लू स्टार जंप किया, वहां 5-6 घंटे कॉन्कॉक्शन प्रैक्टिस की, जबकि शेनवू वर्ल्ड में उसकी नींद सिर्फ 10 मिनट की थी। ड्रेन फास्ट, रीफिल स्लो, स्पिरिचुअल पूल का लेवल शार्पली गिर गया। उस वक्त शायद अभी भी थ्रेशहोल्ड क्रॉस नहीं हुआ था, इसीलिए शेनवू वापस आने पर कोई अबनॉर्मैलिटी फील नहीं हुई। लेकिन फिर कंपटीशन के बाद से लेकर रात को सोने तक उसने और स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम की, और ब्लू स्टार में सिर्फ आधा घंटा सोया, वो भी 6 साइडेड रूबिक्स क्यूब के हिप्नोसिस के अंडर। दूसरी बार भी स्पिरिचुअल स्टेट का हैवी ड्रॉप हुआ। 2 बार का ये शार्प डिप्लीशन उसकी स्पिरिट को डेंजर जोन में ले आया, और तब प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ट्रिगर हो गया, जबरदस्ती उसे सुला दिया गया। सब कुछ समझ आते ही लिंसू ने चैन की सांस ली। उसका सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं ये कोई अननोन अनकंट्रोलेबल चीज ना हो। अब जब पैटर्न क्लियर हो गया, उसका मन काफी शांत हो गया। थोड़ा रिग्रेट भी हुआ, उसे लगा था वो बग को बिना साइड इफ़ेक्ट्स की अब्यूज़ कर सकता है, हिप्नोसिस से बार बार सोकर उठकर एक ही दिन में मल्टीपल डेज जी लेगा, प्योर टाइम एक्सेलरेशन जैसा इफ़ेक्ट। पर अब लग रहा था ये बग सिर्फ स्पेशल सिचुएशंस में ही यूज़ हो सकता है। अगर वो ऐसे ही कंटिन्यू करता तो उसकी स्पिरिट ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करती। रुको, अचानक लिंसू का एक्सप्रेशन बदल गया। ज़रूरी नहीं है, शायद। अगर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि स्पिरिचुअल एनर्जी का रीफिल रेट स्लो है, तो क्या होगा अगर वो कोई स्पिरिट रिस्टोरिंग पेट कॉन्ट्रैक्ट कर ले? उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। शायद यही मेरी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए।